तारक मेहता में वापस आने की जो बहुत मेरे से सवाल कर रहे हैं। इस साल तो मुझे ऐसा भी बोला गया था कि मैं बिग बॉस में आ रहा हूँ, तो जिसको नहीं देखना ना देखो, जिसको देखना है वो देखो, जिसको पुराने एपिसोड देखे हैं वो देखो। तो उन्होंने कहा बंद हो जाना चाहिए, तो मुझे गुस्सा आ गया एक्चुअली। मैंने कहा क्यों बंद हो जाना चाहिए, आने हुए चीज़ें अच्छी दिख गई तो एक बुरी दिखती है, हम उस पर फोकस कर देते हैं। तो मैं तो असित भाई को है ही कि उन्हीं की वजह से उन्होंने वो हमको फाइनल किया। गुरचरण सिंह सोढ़ी सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये एक आदत सी पड़ गई है आपके सामने जो नाम लगाते हैं हम लोग, वो लास्ट में सोढ़ी लगाना जैसे लगता है कि वो मैंडेटरी हो गया है, बट ये ऐसे कोई नाम आपका ऐसे लेता है सोढ़ी के साथ, तो आपको कैसा लगता है? ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये नाम से ही पहचान मिली है और इसके लिए मैं सबका थैंक यू बोलता हूँ। सबसे पहले रब जी का, पेरेंट्स का, सारे फैमिली का, और उसके बाद फिर उधर पूरी टीम रही है, असित भाई का, और हमारे सारे जो कैमरे के आगे थे और कैमरे के पीछे रहे थे, तो सबका थैंक यू। और सबसे ज़्यादा आप लोगों का भी थैंक यू, क्योंकि आप हमारी बात हमारे ऑडियंस तक पहुंचाते हो जो इस समय ये सब देखेगी। तो पहले आप लोगों का वो थैंक यू है, उसके बाद हमारी ऑडियंस का बहुत थैंक यू है, क्योंकि ऑडियंस जो है वो देखती है और आप लोग हमारी बातें पहुंचाते हैं, और अभी उनको हमारी ये नई बात पता चल रही है तो ये आपके थ्रू ही पता चल रही है। तो इसके लिए दिल से थैंक यू है आप सबको। मैं हमेशा देखती हूँ जब भी आपसे मिलते हैं ना, तो आपके ज़ुबान पर असित सर का नाम होता ही होता है, बट मैं ये आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, जिस तरह से अभी हमने देखा कि मतलब अंदर एंट्री करते ही आपको चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे असित सर का हाथ है, बट क्या कहना चाहेंगे असित सर के लिए, जो उनके कहते हैं ना, उनकी वजह से आपको जो इतना प्यार मिल रहा है लोगों के बीच में, भले आप आज शो का पार्ट नहीं हो बट तो भी वो प्यार बरकरार है, कितने आप शुक्रगुजार हैं असित सर के? देखिए, शुक्रगुजार हमेशा उन लोगों का होना चाहिए जो मतलब जब आप कुछ नहीं थे तो आपको कहीं ना कहीं भगवान उनको आपके लिए वो एक मतलब टर्निंग पॉइंट बनाते हैं कि भाई आप वो चीज़ कर रहे हो, है ना। तो मेरी ज़िंदगी में जब मैं कुछ नहीं था तो तब मैं बहुत सारे ऑडिशंस दे रहा था, और मुझे याद है कि असित भाई के इधर मैं ऑडिशन दे के आया था। मेरे 2 ऑडिशंस हुए थे। जेनिफर जी भी मेरे साथ सेकंड इंटरव्यू में थी, हमने दोनों ने एक साथ दिया था, रोशन एंड रोशन का जो किरदार हुआ था, और उस समय हम लोग फाइनल भी हो गए थे। तो उनका भी एक खासियत है असित भाई की कि उनको ना देख के पता चल जाता है कि इस कैरेक्टर के लिए ये है। उस समय की बात कर रहा हूँ, आज की मैं कोई बात ही नहीं करूँगा, उस समय का तो ऐसा था। तो उनको पता चल जाता था ये बंदा मेरे उस किरदार के लिए फिट है। तो उन्होंने उसी समय हम दोनों को फाइनल किया था, सेम डे, और उसी समय ये नहीं कि अभी इधर उधर की बात की, सीधे इतने पैसे दूंगा ये वो, उसी समय उन्होंने फाइनल किया था। तो इसलिए देखो, मेरे को जो मिला काम वो असित भाई की वजह से मिला। उससे पहले मेरे एक और मेंटोर थे, तो वो मेरे बॉस रहे हैं, उनका नाम भी औषित था, तो उनको भी मेरे को थैंक यू है। उसके बाद अभी मेरी ज़िंदगी में वो ORS वाले आए थे, हेज़लवुड वाले, उनको थैंक यू है। उसके बाद एक और ब्रांड आया, वो क्योंकि अभी तक पब्लिकली मेरे सामने नहीं आया तो मैं नहीं, लेकिन वो जो है उनको मुझे थैंक यू है। फिर ये वीर जी मुझे ढूंढ रहे थे अभी, मैं सन्नी पाजी हैं, इनको थैंक यू है। तो जिन्होंने आपको काम दिया है, आपके बुरे वक्त में काम है, तो उनको तो आप हमेशा थैंक यू करोगे ही करोगे, क्योंकि बहुत सी बातें चलती हैं ज़िंदगी में, सबके ज़िंदगी में चलती हैं। तो वो ज़िंदगी के देखो, एक कॉइन के 2 पहलू रहेंगे ही रहेंगे, तो वो हर एक की ज़िंदगी में है। तो असित भाई को मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ, पूरी टीम को दिल से थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि जो भी हैं चीज़ें उसमें शुक्राना करना चाहिए, ये मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को सीख रहा हूँ बहुत अच्छे ढंग से। तो असित भाई को थैंक यू है। और रही बात तारक मेहता में वापस आने की, जो बहुत मेरे से सवाल कर रहे हैं, इस साल तो मुझे ऐसा भी बोला गया था कि मैं बिग बॉस में आ रहा हूँ, और मुझे भी नहीं पता था कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि जब लोग मुझे पूछते थे, सब लोग फैंस को होते ही थे कि आप आ रहे हो बिग बॉस में, आ रहे हो बिग बॉस में आ रहे हो, तो मैं कहता था यार 24 तारीख जिस दिन वो होने वाला था ना टेलीकास्ट, मैंने कहा 24 तारीख को मुझे भी पता चल जाएगा कि मैं बिग बॉस में आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ही नहीं पता था। लेकिन लास्ट ईयर मैं इंटरव्यू करके आया था, उनके सेट पे गया था बिग बॉस के, तो लास्ट ईयर मुझे पक्का था कि मैं हो जाऊँगा उधर, क्योंकि हालात ऐसे थे और मुझे लग रहा था इन लोगों को लगेगा भी कि मैं कुछ कर सकता हूँ उधर। तो मैंने कहा मैं भी, मेरे लिए भी एक नया वो होगा फ्रंटियर कि भाई कैसा वहाँ पे होता है, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो लास्ट ईयर का तो मुझे लगता था कि हो जाएगा। इस साल का तो मुझे कोई इंटरव्यू नहीं किया था, कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो जो सच है मैंने बताया। अब तारक का भी बहुत वो आ रहा है, तो मेरी असित भाई से कोई बात नहीं हुई है इस बारे में, ना कुछ इस चीज़ से रिलेटेड है, तो मैं उस पर कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, ना मैं बोल सकता हूँ। फिर दूसरा, मेरे को वो बल्लू पाजी का रहता है, वो उधर काम कर रहे हैं, मेरे सीनियर हैं, तो आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। तो बड़ी सारी बातें होती हैं, तो ये मेरे हाथ में नहीं है, ये रब जी के हाथ में है, क्या वो चाहते हैं क्या नहीं है। मेरा ये अभी मैं इधर वीर जी मलाई चाप वाले ये जो हैं इनके इधर ये कर रहा हूँ, तो बस यही चाहता हूँ कि काम कर सकूँ अच्छे ढंग से, जो भी मुझे काम मिले, और काम करते हुए रब जी की कृपा से घर की चीज़ों को संभाल सकूँ, जो चीज़ें हैं उनको हटा सकूँ, और भी बढ़िया ढंग से आगे चलता रहे सारी चीज़ें। और बस आप सबका प्रेयर्स हैं, और आप इतना मुझे सपोर्ट करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, तो दिल से सबको थैंक यू है। ऑल्सो सर, कुछ समय पहले अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी परेशान चल रहे थे आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर, अब स्टेबल हुई है कि नहीं लाइफ? इसमें मैं ये बोलूँगा कि चैलेंजेस हैं और अच्छे चैलेंजेस हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हुआ है मामला,
क्योंकि आपके जब जो चीज़ें होनी शुरू होती हैं, कुछ लोग आए हैं मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उनको दिल से थैंक यू है। तो उस वजह से ये बोलता हूँ कि एक मेरा फ्रेंड है तो राजा और मनप्रीत भाभी, फिर मेरी बहन रही है सिमी दीदी, फिर उसके बाद आगे और ये ORS वाले हमारे हेज़लवुड वाले आए, फिर एक और है, मैं उनका मतलब मैं बोल देता हूँ आज यार, उनका वो एक यार दोस्त करके है चिप्स, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अभी वो मैं उनके साथ आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो कुछ ना कुछ उनका शायद उनकी लाइफ में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, तो यार दोस्त चिप्स है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और उसके बाद फिर अभी ये वीजे मलाई चाप वाले आया, और तो सबको दिल से थैंक यू। और शुरू में तो असित भाई को है ही है कि उन्हीं की वजह से उन्होंने वो हमको फाइनल किया और हम सब ने मिलकर मेहनत की, और उस मेहनत का है कि सबका जो टीम वर्क होता है उसकी वजह से रब जी की कृपा हुई, और सबको तारक मेहता का उल्टा चश्मा इसलिए अच्छा लगा, तो सबको दिल से थैंक यू है। ऑल्सो शो में जैसे शुरू से ही देखा गया है, कुछ ना कुछ ऐसा सोशल मैसेज दिया जाता था जो हर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आया है, चाहे वो कुछ बच्चों से रिलेटेड कोई मैसेज हो कि कैसे ट्रीट करना है बच्चों को, क्या चाहे वो बड़ों से लेके महिलाओं को लेकर, हमेशा। बट शो तो छोड़ दिया आपने, बट अब आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपकी लाइफ में, क्या वो चीज़ें अभी तक आपको कहते हैं ना सिमिलर हुई है जो आपने शो में ऐसा शूट किया होगा? एक्चुअली क्या है, शो इसीलिए पॉपुलर रहा, और आज में मुझे सब लोग मिलकर यही बोलते हैं कि सर हम लोग लंच करते हैं, डिनर करते हैं, हम लोग मतलब पुराने एपिसोड्स का वो ज़्यादा बोलते हैं, नए भी देखते हैं क्योंकि कभी कभी मेरे मम्मी डैडी भी देखते हैं। तो और मैंने सुना है बेस्ट 10 में चल रहा है ऑलरेडी, तो सब लोग मेहनत कर रहे हैं, नए लोग भी मेहनत कर रहे हैं, और वो रिस्पेक्ट करना चाहिए उस चीज़ का। तो मेरे हिसाब से ये रहा है कि हम लोगों ने जब मेहनत की थी, हम एकदम रॉ थे स्टोरीज़ में, मतलब बहुत कुछ चलता था, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा लेवल का था, आज भी है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन पता नहीं उस समय कुछ बहुत ही मज़ा आता था। आज मैं उधर नहीं हूँ तो मैं आज की बात नहीं कर सकता हूँ उधर की, लेकिन पता नहीं गॉड की कुछ ज़्यादा ग्रेस थी उस समय में भी, वैसा था कि वो सब लोग आज भी बोलते हैं सर आपको देख देख के हम बड़े हो गए हैं। अभी तो एक जोक हिट हो गया मेरे उधर कि एक बार एक ना बुजुर्ग से आए, काफ़ी उनके ना मतलब सफ़ेद बाल थे, तो उन्होंने मुझे आके बोला सर मैं आपको ना बचपन से देखता आ रहा हूँ। अभी ये जोक बन गया उधर, तो मैंने कहा सर मैं मतलब फिर तो 200 साल का तो हो ही गया होगा। तो अभी सब लोग मुझे वही बोलते हैं, और उसका ना वो बहुत है कि ये भी बचपन से देखते आ रहे हैं, ये भी बचपन से, तो वो एक जोक बन गया उधर, अच्छे वे में, मतलब वो नहीं है। तो बड़ा मज़ा आता है, और सब लोग आते हैं कि सर हम छोटे थे हम बड़े हो गए, बड़े वाले और बड़े हो गए, बहुत बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बहुत बच्चे जॉब में हो गए हैं, बहुत बच्चे बिजनेस में हो गए हैं, तो सब लोगों का बहुत अच्छा चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें देख के बहुत खुशी मिलती है कि हमने ऐसा काम किया है जो एक हमारे हिंदुस्तानी कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ है, बच्चों को एक अच्छा मैसेज आता है। मुझे लोग बोलते हैं कि आप अब तारक मेहता में नहीं हो, तो मैं बोलता हूँ मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं कल भी हूँ। मेरी उसके साथ जो एक वो है वो तो हमेशा रहेगी, वो हट ही नहीं सकती। आज भी पुराने एपिसोड जब वो देखते हैं तो मुझे देखते हैं और वो याद करते हैं, तो हमें लगता है कि हमने कुछ अच्छा किया। तो थैंक्स टू अशद जी एंड फुल टीम, थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने ऐसी चीज़ दी तो हम ये कर पाए। और देखो अच्छी चीज़ जब आप दे रहे हो जिसमें आप हिंदुस्तानी कल्चर से जुड़े हो, आप एक अच्छा मैसेज दे रहे हो, तो वो चीज़ तो हमेशा अच्छी ही है। तो उसको वही क्रिस्पी ढंग से करते रहें तो वो फिर मज़ा आता रहेगा, क्योंकि वो अगर एकदम ही वैसा रहेगा तो लोगों को भी वैसी चीज़ होती है। तो बाकी वो लोग तो जो हैं उधर बैठे हैं, वो दिग्गज बैठे हैं, उनको पता है कैसे क्या करना है, और वो उसको करते रहेंगे, बढ़िया करते रहेंगे। क्योंकि अभी बीच में मैंने सुना कि वो भूतनी वाले फिर एपिसोड्स आए थे, उसकी फिर से TRP काफ़ी अच्छी गई। मैं हर एक को ये बोलता था कि जब हम लोग करते थे तो फर्स्ट भूतनी में भी TRP हाईएस्ट गई थी। तो ये कुछ ऐसा मैटर है जो लोगों को पता नहीं एक अलग ही मज़ा आता है उस चीज़ के अंदर। और बाकी वो आ जाता है पोपू, मतलब श्याम भाई, तो उनका वो शादी का भी चलता रहता है। तो मैं आपके सामने आज ना एक राज खोल देता हूँ। मैंने ये बोला था कि आप इसमें ऐसा करो, पोपू की ना शादी करा दो, एक्चुअली करा दो शादी। तो ये मुझे पता नहीं कितने लोगों को पता है, मैंने कहा था शादी करा दो और उसके बाद ना वो अपना हनीमून पे चला जाए और हम लोग अब्दुल शॉप पे मिला करें। ये मतलब पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा था उसमें ऐसा दिखा दिया करो, और उसके बाद क्या होगा ना, लोग ना उसमें वो हो जाएंगे कि चलो शादी होगी, हनीमून पे गया और अब्दुल शॉप पे हम मिल रहे हैं। फिर एक दिन होगा यार बड़े टाइम हो गया, पोपू आया ही नहीं यार, किधर चला गया था, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं हो गया हनीमून, तो बुलाओ उसको। तो फ़ोन किया तो पता चला वो तो घर पर ही है। अबे घर पर है, तूने बताया नहीं यार, इधर आया नहीं, तो ये क्या बात हो गई। तो उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से आता है उधर आके, और फिर सारे उसको परेशान है, क्या हो गया यार, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, फ़ोन भी नहीं किया इसको, क्या हो गया, सब धीरे धीरे तू पूछना। फिर वो होता है कि मेहता साहब लास्ट में पूछेंगे, क्योंकि वही होते हैं लास्ट में, फायर ब्रिगेड तो वही हैं, तो वो पूछते हैं, निकलवाते हैं उससे। फिर वो कहते हैं मेरा डिवोर्स करा दो। अच्छा आइडिया है ना। तो ऐसा करके मैंने बोला था, मैंने कहा इस टाइप की चीज़ें करो जिसमें मतलब ऑडियंस की इच्छा भी पूरी हो जाए, फिर आगे हम वापस उसी लेवल पे ले आए। लेकिन ठीक है, जैसा जो भाएगा वो होगा, क्योंकि उनको ज़्यादा बेटर पता है कैसे क्या करना है। मुझे लगा था वैसे। तो मैं चाहता हूँ अच्छे ढंग से चलती रहे चीज़ें, पीछे
कोई मुझे मिले तो कह रहे यार मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा मतलब उन्होंने बात की जो ऑडियंस मुझे बोली, तो उन्होंने कहा बंद हो जाना चाहिए, तो मुझे गुस्सा आ गया एक्चुअली। मैंने कहा क्यों बंद हो जाना चाहिए, वहाँ पे पता 200 फैमिलीज़ है जिनकी रोटी चल रही है। आपको नहीं पता कैमरे के पीछे बहुत लोग हैं जो काम करते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जैसे हमें चाय पिलाने वाले हैं, ऐसे ऐसे जगह से आते हैं, उनको मैंने कहा ये बंद होता है ना तो बहुत लोगों को वापस काम ढूंढना पड़ता है, तो ऐसा मत बोलिए, किसी की रोज़ी रोटी नहीं छीननी है। बाकी ठीक है, मैं समझ सकता हूँ सबकी एक अपनी वो होती है, लेकिन रिस्पेक्ट ना, जिनको देखना वो देख रहे हैं, जिनको नहीं देखना नहीं देख रहे हैं, तो रिस्पेक्ट एवरीवन। तो जिसको नहीं देखना ना देखो, जिसको देखना वो देखो, जिसको पुराने एपिसोड देखे हैं वो देखो, पर किसी की रोज़ी रोटी के लिए वो मत बोलो, ये मैं ऐसा सोचता हूँ। तो रिस्पेक्ट एवरीवन, सबका अपना वो है। एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरा तो यही होता है अभी। सर बाकी आपके जो साथ जिन्होंने शुरुआत की थी शो में, उनसे कोई मतलब बातचीत होती है आपकी? जैसे मैं दिशा जी की बात करूं, जो हमारी दया भाभी का किरदार निभा रही थी, उनसे या किसी से भी कुछ भी बात होती है? मेरा एक्चुअली लास्ट बात तब हुई थी जब दिलीप भाई की बेटी की शादी हुई थी, तो उन्होंने मुझे बेटे की शादी, बेटी की बात में बुलाया था, मैं मिल के आया था, और तब मेरी सबसे मुलाकात हुई थी। अभी दिवाली पे हमारी मतलब हुई है कुछ, तो अभी किससे हुई है किससे नहीं हुई है वो नहीं बोलूँगा अभी। लेकिन काफ़ी पॉजिटिव रहा। तो अभी मैं इधर मुंबई आया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ अभी असित भाई को भी मिल के आऊँ, मतलब एक कर्टसी कॉल मेरी होती है, मेरा रिलेशन तो है ना सबके साथ, तो फिर देखूँगा अगर बात बनी तो शायद सेट पे जाऊँगा। तो जैसा देखते हैं, मुझे पता नहीं है उस चीज़ के बारे में, तो जैसा जो रब जी की तरफ से आएगा तो उस हिसाब से देखता हूँ। और जस्ट मिलने का मेरा वो है, डेट्स इट, नथिंग एल्स। मेरे दिमाग में और नहीं है, तो मैं उस हिसाब से जा रहा हूँ कि कर्टसी कॉल के हिसाब से मैं मिल के आऊँ, थैंक यू करके आऊँ सबको, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करके आएँ, तो वो अच्छा ही लगता है वैसा सारा कुछ। बस। दिलीप सर की बेटी की शादी में जब आप गए थे तो किससे मतलब मुलाकातें हुई थी, और पुरानी बातें क्या याद करके आप लोग हंसी ठहाके लगाए थे? ऑफ कोर्स अपना पिड़ू और भाभी और उसका बेटा है पार्थ, तीनों मिले थे मुझे। तो मैं एक्चुअली उस दिन थोड़ा लेट हो गया, वो मैं ट्रैफिक में ऐसा फंसा, मेरे को एक्चुअली जूता खरीदना था, तो वो जूते खरीदने के चक्कर में लेट हुआ और मैं वहाँ लेट पहुँचा। फिर मुझे वहाँ पे अपने बल्लू पाजी मिले थे, वो भी मिले थे, और उसके बाद असित भाई मिले थे, और सुंदर मिला था। दया बहन पहली बार मिली मुझे, मतलब दिशा वकानी, उनके हस्बैंड, उनकी दोनों बेटियाँ, तो वो मिलके बहुत अच्छा लगा। इतने वक्त के बाद उनसे मेरी मुलाकात हुई, देख के अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला कि अरे सब अच्छा है, बढ़िया है, खुश हैं, हैप्पी हैं अपनी फैमिली के साथ, तो वो भी बड़ा अच्छा लगा। और कौन मिला था, और कौन मिला था, और कौन? दिशा जी से बातें क्या हुई आपकी, इतने दिनों के बाद मुलाकात हुई तो? एक्चुअली वो जा रहे थे और मैं पहुंचा था, तो ज़्यादा बात नहीं हुई, पर हमारा एक कर्टसी कॉल हुई, आपस में बातचीत हुई, कैसे हैं, अच्छा है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, एंड शी वाज वेरी हैप्पी, आई वाज वेरी हैप्पी। और उनके हस्बैंड मयूर जी भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलना, और ही इज़ वेरी डिसेंट गाय, और उनकी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। और फिर सुंदर, मतलब अपना मयूर, वो भी मयूर ही हैं, उनसे भी मुलाकात हुई, वो भी, उसके साथ तो मेरी खूब जमती है, मज़ा आता है उसके साथ, तो बढ़िया ढंग से मिले और बहुत अच्छा लगा, इतने वक्त के बाद हम मिले। और मंदार के साथ मेरा अच्छा रहता ही है, तो बढ़िया रहा वो, एकदम फर्स्ट क्लास। बट सर आपका अभी आगे क्या प्लान है शादी करने का, मतलब अब मूड चेंज हुआ है या नहीं आपका, क्या आगे आपको लाइफ में सेटल होना है या नहीं? लाइफ में तो सेटल होना ही है, क्योंकि अभी ऐसा है कि मम्मी डैडी हैं दिल्ली, और मेरे को उनको अपने साथ ही रखना है। रब जी मुझे हिम्मत दे, शक्ति बख्शे, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल हो जाता कभी कभी, क्योंकि बहुत सारी चैलेंजेस भी हैं लाइफ में, फिर आपको काम भी करने हैं, फिर अकेले हो आप बिल्कुल भी। और मम्मी डैडी को अब जैसे मैं आया हूँ इधर, तो अभी उनके साथ कोई नहीं है, तो मैं प्रेयर ही करके आया कि अब तो मुझे जल्दी वापस जाना पड़ेगा। तो अभी कुछ ऐसी ढंग से चीज़ें देख रहा हूँ कि भाई कुछ सेट हो जाएं चीज़ें, क्योंकि देखो जब तक एक आपका मंथली सेटअप नहीं होता है, जिसमें आपके जो चैलेंजेस हैं उसका होता है, वो सब सेट होता है, तो फिर क्यों नहीं। मैं आज के टाइम में मतलब ऐसा देख के चल रहा हूँ अभी कि भाई एक फैमिली वाला लाइफ होना चाहिए। फैमिली लाइफ हो तो उसमें फिर क्या हो कि आप आराम से एक अच्छे ढंग से जिए उसको, अच्छी लाइफ में। जब गुरु नानक देव जी ने तो वैसे गृहस्थ आश्रम को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है, इम्पोर्टेंस दी है, तो उसमें अभी मैं काफ़ी प्रेमानंद जी महाराज को भी सुनता हूँ, क्योंकि मुझे उनका भी वही लगता है कि गुरु नानक देव जी भी कहते हैं नाम जपो, प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं नाम जपो, और वो ये नहीं कहते यही जपो, वो कहते हैं आपको जो जमता है वो जपो, भगवान एक ही है, आपको जो आता है वो अंदर से उसको जपो, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो भी ये कहते हैं गृहस्थ आश्रम में जब आप है ना, तो आप जितना मतलब साधु संत या वो उनका रहता है, तो आपको उतना नहीं करना है, पर उतना ज़रूर करना है कि भाई भगवान से आप जुड़े रहें, वो भी ज़रूरी है। तो मेरा वही है कि वैसी चीज़ें हों। अगर आप गृहस्थ आश्रम में उतर जाते हैं अच्छे ढंग से, तो उसमें फिर आप अच्छे ढंग से रब जी से जुड़ें, और रब जी से जुड़ के अपने जो जिम्मेदारियां अच्छे ढंग से उसको निभाएं। जो भी आपके मम्मी डैडी हैं, फिर आपकी फैमिली क्रिएट होगी, तो सबके साथ अच्छे ढंग से अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। सब खुश रहें, हैप्पी रहें, आप उनको खुशी प्रदान कर सकें, उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो ज़रूरी होती हैं, वो पूरी हों।
तो साथ में रब जी से जुड़े रहें, क्योंकि एक दिन मौत आएगी, चले जाना है, सब यहीं छूट जाएगा। तो वो अच्छे ढंग से हो, मैं तो दिल से अब यही चाहता हूँ। बाकी अब रब जी का जैसा जो होगा, मैंने छोड़ा सब उनके ऊपर है, क्योंकि कल का मैंने अभी पहले मैंने बहुत सारी ड्रीम्स थी मेरी, बहुत सारे गोल्स थे, एम्स थे, अभी सब हटा दिया मैंने। अभी मैंने रब जी पे छोड़ा कि मेरे को किस तरफ आपने लेके जाना है, आप देख के चलो, आई एम ओपन। लेकिन बस चीज़ ऐसे देना जिसमें मेरे जो ऑडियंस है ना, मैं उनके लिए हमेशा अच्छा करूं, वो खुश रहें, हैप्पी रहे। ये मैं प्रोफेशनल चीज़ों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए बड़ी टेंशन हो जाती है कि भाई मैं जो ब्रांड के साथ जुड़ रहा हूँ वो अच्छा होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। क्योंकि बीच में मैं जगह तो नहीं बोलूँगा और वो नहीं बोलूँगा, कोई मिले थे और मुझे उन्होंने बोला कि भाई कोई एक हैं, वो बैटिंग वेटिंग ऐप नहीं होती, उसका कोई लेके आ गए थे। तो मैंने कहा मैं वो चीज़ नहीं करूँगा जिसमें, क्योंकि उधर मैंने उनको प्रेमानंद जी महाराज को भी सुना, उन्होंने बोला कह रहे आपके बच्चे अगर होंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उनको क्या देना चाहते हो और क्या नहीं। तो उसी में मेरा सवाल था, क्या मैं अपने बच्चों को वो बैटिंग ऐप वाली चीज़ दूंगा? नहीं ना, तो मुझे नहीं करना वो चीज़। बड़े सिंपल सा, ये बहुत अच्छा सिंपल तरीका है। एक क्वेश्चन करो, आप अपने बच्चों के लिए करना चाहते हो, नहीं तो मत करो। तो ये एक बदलाव बहुत ज़्यादा आ चुका है और ये 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। रब जी ने बहुत मेहर की है। तो ये चीज़ों में यही बस कहता हूँ, रब जी बस माफ़ करो, गलतियाँ बहुत सारी होती हैं इंसान से, तो उसकी माफ़ी दो और अच्छे ढंग से आगे हम अच्छा चीज़ करते रहें और अच्छे ढंग से चले, धर्म के मार्ग पे चलें। आप ही शक्ति वो, तो वो नहीं होगी शक्ति तो करना बहुत मुश्किल है चीज़ है, तो आप दो। तो उसी चीज़ में मतलब मैं इस चीज़ को करता हूँ। तो मैंने उनको वो आए मुझसे मिलने, तो मैंने उनको पहले ही बोल दिया कि, और उनकी पता है एक अच्छी बात रही, उन्होंने सीधे आके बोल दिया कि भाई मेरे इलीगल काम है मुझे वो उनकी मतलब उन्होंने ऑनेस्टी के साथ सच बोला, मुझे उनकी वो बात बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा सर वैसे मैं आपसे काम करना चाहूँगा, पर जो आपका काम है वो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे आपकी ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगी। तो देखो ऐसे भी इंसान है जो बोलते सच है, देखो वो चाहे काम जो भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सच भी बोला। तो मैंने कहा इंसान को मतलब पता नहीं, गॉड नो, सबके अपने अपने तरीके हैं। तो थैंक यू वेरी मच। सबका भी है, सबके अंदर रब बसता है कहते हैं ना, तो हम अच्छाइयाँ भी देखने की कोशिश करें। हमारे को क्या होता है, 100 में से 99 चीज़ें अच्छी दिख गई तो एक बुरी दिखती है, हम उस पर फोकस कर देते हैं। इवन मेरे साथ ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं अपनी नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो उससे बाहर निकल के अब पॉजिटिविटी पे करना शुरू किया है। कुछ सीखता हूँ, समझता हूँ, रब जी मार्गदर्शन करते हैं और आप ऑडियंस का जो प्यार मिलता है, आपने देखा आज, मुझे ये बहुत ताकत देता है कि भाई ये लोग खुश हो रहे हैं ना। आई एम सो हैप्पी कि हमने, इसलिए मैं आसिफ भाई को थैंक यू बोलता हूँ कि रब जी ने उनके थ्रू मुझे ऐसी चीज़ दी जिसकी वजह से मतलब लोग खुश हो रहे हैं। हम सब ने मिलकर मेहनत किया उसमें, ऐसा नहीं है कि वो बस एक चीज़ से हुआ, वो सबकी मेहनत है, टीम वर्क है पूरा। तो सभी को ही थैंक यू है इसीलिए दिल से, क्योंकि आज इतने लोग खुश होते हैं और आप सबको थैंक यू कि आप लोगों को बड़ी अच्छी चीज़ लगती है। ये जो नया आपने ये शुरू किया आपका ये बिज़नेस वीर जी चाप, काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बात हो रही है, तो मतलब ये आप एक अलग ही कहते हैं ना बिज़नेस में कैसे चलेगा, पहले तो ये बताइए इसके पीछे क्या है कहानी? इसके पीछे कारण ये है कि जैसे आपको पता ही है, मेरा कुछ चैलेंजेस चल रहे थे, तो उसमें ये मुझे ढूंढ रहे थे एक्चुअली कि इनका नंबर मुझे कहीं से मिल जाए। वीर जी मलाई चाप वाले जो इनके मेन हेड हैं, गुरप्रीत पाजी, सन्नी पाजी वैसे उनका नाम है, तो वो मुझे ढूंढ रहे थे। फिर उनको मिल गया हमारा एक बीच में एक लिंक, तो उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ एक मेरा आउटलेट। तो इनके ऑलरेडी 180 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं पूरे इंडिया में, और ये काफ़ी टाइम से। और मैंने इनके बारे में अगर बात कहूँ तो ये बोलूँगा कि इनका जो टेस्ट बड है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है, मास्टर हैं वो उस चीज़ के। तो मैंने मेरे सामने बहुत बार देखा है, कोई भी इनके पास बहुत सारी लेके आता रहता है ट्रायल के लिए कि पाजी ये ट्राई करिए, ये करिए, तो ये उसको मुंह में रखते हैं और 10 सेकंड में बता देते हैं कि इसमें ये चेंज कर दो, ये चेंज करो, इसमें ये मिला दो, ये मिला दो। इनका मतलब इतना मास्टरी है उस चीज़ के अंदर, तो वो मैंने मेरे सामने देखी एक्चुअली। उसके बाद मैंने बहुत बार खाया, इनका जो मेन आउटलेट है दिल्ली में गीता कॉलोनी के अंदर, वहाँ पे मैंने खाया तो बहुत टेस्ट लगा मेरे को, तो वो सारी चीज़ें भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो फिर मुझे लगा जब चीज़ अच्छी है जो मेरे ऑडियंस को पसंद आएगी तो मेरे लिए फिर ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है पाजी खोल दो। तो अभी क्योंकि वहाँ पे पहले ये था कि मेरा बैठने का इरादा था, लेकिन वहाँ पे मेरे फैंस इतने आ जाते हैं कि मैं बैठ ही नहीं पाता, जगह थोड़ी छोटी भी है, बैक डोर एंट्री नहीं है, तो सबको पता चल जाता है मैं आया हूँ, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो फाइनली हमने डिसाइड किया, जो रिसेंटली अभी हुआ, कि सारा मैनेजमेंट भी वही देखेंगे, उसका जिम्मेदारी भी उनका है सारा, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें आती भी नहीं है, लेबर है, कुक है, बहुत सारा है, सैलरी देनी है, सारा उधर एक मैनेजर हैं, तो वो सब वही उन्हीं का ही काम है, वो सब देखेंगे। मेरा काम है कि मैं उधर चेहरा हूँ और उधर जाना है, ऑडियंस से मिलना है जब भी, तो उनको खुश करना है, और चीज़ तो अच्छी है ही है, वो तो है ही है। तो अभी मैं, इन्होंने मुझे क्योंकि गिफ्ट किया है, और फिर अभी ये इधर यहाँ पे मुंबई में इनका ये फ्रेंचाइजी का एक चलता है, तो उसके लिए मुझे कह रहे पाजी चलो हमारे साथ। तो एकदम ही प्रोग्राम बन गया, रात को करीब 1 बजे बना और सुबह मतलब मैं इधर आ भी गया। तो 14-15 2 दिन हैं, तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो वो मुझसे फ़ोटोग्राफ खींच रहे हैं, उनको बड़ा मज़ा आ रहा है, तो उनको लगता है ये मेरा बिज़नेस है। मैंने कहा ये नहीं, पाजी का बिज़नेस है। तीन इसमें पार्टनर्स हैं, 2 ब्रदर्स हैं और एक राहुल भाई हैं, वो साथ में हैं।
ब्रांड एम्बेसडर तो हमारे बिंदु पाजी हैं बेसिकली। अभी तो बिंदु पाजी हैं, मैं साथ में जुड़ गया हूँ। आज सुबह बिंदु पाजी आए थे, तो मैं सोच रहा था आप सुबह अगर हो सके आ जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं हुआ, तो बिंदु पाजी सुबह आए थे। तो इन ब्रांड एम्बेसडर और बिंदु पाजी के बारे में भी बोलूँगा, जेम ऑफ पर्सन, डायमंड है डायमंड। इतने बढ़िया बंदे हैं ना, अरे एकदम ओ पाजी तुम्हारा क्या प्रॉब्लम चल रहा है, ये प्रॉब्लम चल रहा है, आप भी ठोका आप भी रोको, और ऐसे में फ़ोन वोन घुमा के मतलब सारी चीज़ों को ना हल करने में लग जाएंगे। तो वो देखते हैं, दूसरे की प्रॉब्लम को समझते हैं। इंसान की खासियत ये मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी, कि बिंदु पाजी की, कि वो दूसरे की ना प्रॉब्लम को समझते हैं। बस समझे, दो अच्छे शब्द बोल ले और निकल लिए, ये वाले नहीं है वो इंसान। तेरा ये प्रॉब्लम है, अबे रोक, तेरा प्रॉब्लम का कैसे सॉर्ट हो। इधर ही उनके 2-4 और भी हैं, तो उधर हम लोग गए, उनको भी मतलब है इधर चलो उधर चलो, तो उनका यही है कि सबको हेल्प करूँ मैं। तो वो मुझे उनका नेचर बहुत अच्छा लगा बिंदु पाजी का। और वो ब्रांड एम्बेसडर जुड़े हैं, और उन्होंने मुझे बोला है कि आप टेंशन मत लो, सारी चीज़ें भी बढ़िया ढंग से हो जाएंगी, आप बस बढ़िया ढंग से जैसा काम है उसको करते जाओ। वो जो मेरा काम है वो तो मैं कर रहा हूँ। इधर भी सब लोग आ रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, छुप के भी बना रहे हैं, तो मैंने कहा बनाई जाओ, कोई बात नहीं। आप खुश हो रहे हो ना, तो मेरे को वो अच्छा लगता है कि आप लोग खुश हो जाते हो। तो इसके लिए वही गॉड को थैंक यू है, सारे ऑडियंस को थैंक यू है, असित भाई और पूरी टीम को थैंक यू है, और आप सबको थैंक यू जो आप हमारी बात पहुंचाते हो। अब इसमें मैं एक चीज़ आपको करना चाहूँगा, मैं एक इंसान को बुलाना चाहूँगा, हमारे वो वीर जी मलाई चाप वाले हैं। तो क्योंकि वो क्या है ना, लोग मेरे को ना इधर आके पूछते हैं, सर आपने खोला है, आपका है, ये है वो है। तो मैंने कहा भाई इधर आपका आउटलेट खुलेगा ना, तो मैं ओपनिंग करने आऊँगा, बाकी डिटेल्स चाहिए तो इधर हैं। तो मैं आप इनसे 1-2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कुछ इससे रिलेटेड, क्योंकि ये इसके ना को ऑनर है। तो मैं एक मिनट बुलाता हूँ, राहुल भैया सॉरी 1 मिनट। तो ये हमारे वीर जी मलाई चाप के को ऑनर हैं ये, और उधर गुरप्रीत पाजी हैं, प्रीत पाजी हैं, और ये राहुल पाजी हैं। इनके आने से कॉर्पोरेट कल्चर पूरा हो गया। और टेस्ट के बारे में मैंने बताया, गुरप्रीत पाजी का रहता है, सन्नी पाजी का। कॉर्पोरेट कल्चर ये लेके आए हैं सारा। अब ये जो सिस्टम देख रहे हो ये इनका है। तो आप थोड़ा सा वीर जी मलाई चाप करके बताओ क्योंकि आउटलेट खुलना है तो इनको मिलना है, और खुलेगा तो मैंने वहाँ पे आके मिलना है पहले तो राहुल जी मुझे ये बताइए कि गुरुचरण सिंह सर की जो पॉपुलैरिटी है वो आपको यहाँ कितनी देखने मिली है इनके साथ जब आपने कोलैब कर लिया? अब देखिए, जब से तो मैं ना अपने आउटलेट के बाहर ही खड़ा हूँ, बिकॉज लोगों की लाइन क्यों है फ़ोटो खिंचाने के लिए सर के साथ में। और सर इज़ मतलब एवरीबडी नोन, क्योंकि जो सर का जो फीचर है, मतलब जो उन्हें रोल प्ले किया हुआ है ना, विच इज़ मोर देन द रियल लाइफ, वो काफ़ी बड़ा है। तो लोग जानते हैं, प्यार करते हैं। तो बट आप ये भी बताइए, गुरु सर आपसे जुड़ तो गए लेकिन उनके कभी टेंट्रम दिखाया उन्होंने आप लोगों को? नहीं मतलब कहा कि हाँ मैं तो सोड़ी हूँ, क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं बाहर भी अभी आप सामने देख रहे हैं, मतलब ही इज इंट्रोड्यूसिंग मी इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप समझ सकते हैं टेंटर इज नॉट लाइक अ टेंट्रम, मतलब ही इज जस्ट एज हम्बल एज यू कैन सी। थैंक यू सो मच राहुल जी। गुरु सर, लास्टली मेरा ये सवाल है आपसे, आपने लाइफ में वो देख लिया है इतनी पॉपुलैरिटी की, मतलब अभी तो हमने एग्जांपल देख ही लिया है, बट कभी अब जब डाउनफॉल भी आया आपका बीच में, लेकिन आपने अब वापस से आप वो ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं बाय द ग्रेस ऑफ भगवान जी, क्या कहना चाहेंगे? ये आपकी लाइफ से आपने क्या सीखा है? ये क्योंकि ये रोलर कोस्टर कहना इसे बिल्कुल गलत नहीं होगा, जो आपने देखा बहुत सारी चीज़ें, मैं तो कहती हूँ हैट्स ऑफ है आपको कि आपने आपकी लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी डिफ़िकल्टीज आई है, लेकिन ऊपर वाले की मेहर से आपने सारी चीज़ें पार की है। मैंने नहीं किया, रब जी ने करवाई हैं, और अभी बहुत चैलेंजेस आगे बाकी हैं। तो वो अभी मैं ना कुछ मेरे को ना चीज़ें सामने से आ जाती हैं जो मुझे इंस्पिरेशन देती है। रब जी ना किसी ना तरीके से आपसे बात करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब पढ़ता हूँ, सहज पाठ होता है, तो उसमें बहुत मुझे शक्ति देते हैं वो। हम हुक्मनामा लेते हैं गुरु ग्रंथ साहब से, तो वो हुक्मनामा ऐसा आता है जो मुझे शक्ति देता है। तो रब जी की बड़ी मेहर रहती है सबसे पहली बात, क्योंकि उन्होंने ही मुझे शक्ति प्रदान किया, सच्ची बोल रहा हूँ। और दूसरा ये है कि मैं सबको यही बोलूँगा जो मैंने हमेशा बोला है कि बहुत तकलीफ़ें हुई, बहुत कुछ हुआ, और मतलब एक तो मैं आपसे यही बोलूँगा, प्लीज़ 2 हाथ जोड़ के आप सबसे प्लीज़ सुसाइड मत किया करो। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, चैलेंजेस बहुत तगड़े आते हैं, ऐसा दिमाग ख़राब हो जाता है कभी कभी, तो मतलब लगता है कुछ रास्ता नहीं सूझता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहूँगा, मुझे कोई और कंपनी की बात कर रहा हूँ पर मैं कर देता हूँ। मुझे कभी साइकोलॉजिस्ट मिले थे, तो वो सन फार्मा से जुड़े हैं। अब सन फार्मा ने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया लेकिन वो अच्छी चीज़ है इसलिए मैं बोलता हूँ। जैसे सन फार्मा की एक हेल्पलाइन है, ऐसी बहुत सारी हेल्पलाइंस है। आपको अगर तकलीफ़ हो रही है, कुछ भी बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कोई साथ नहीं दे रहा कुछ में, एक तो आप रब जी से जुड़ो। एक मेरे को अभी किसी ने एक तरीका उन्होंने ही बताया कि आप 3 चीज़ें करो। एक तो सांस को ना ज़ोर से अंदर लो और बाहर छोड़ो, और बाहर ऐसे छोड़ो कि कैंडल को जैसे फूंक मार रहे हो,
तो आप 3 ये चीज़ करो। ये मुझे उन्होंने सिखाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ऑन द स्पॉट उसको किया, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ उसका। और ये करने के साथ दूसरा वो सन फार्मा की एक हेल्पलाइन है और कुछ और भी हेल्पलाइंस आप गूगल पे देख लीजिए। आप उधर इमीडिएटली कॉल कीजिए और अपनी प्रॉब्लम बताइए। वो आपकी प्रॉब्लम को सुनते हैं। दे आर ऑल मास्टर्स, मतलब साइकोलॉजिस्ट हैं वो। उनका काम ही है कि आपकी प्रॉब्लम को समझना उस समय। और वो फ्री है, कोई पैसा नहीं चार्ज करते हैं वो लोग। जो पैसा चार्ज करें उधर जाओ ही मत। ये फ्री कॉल्स होती हैं और उनको हायर ही इसीलिए किया गया है। अब इसमें मुझे कोई 1 रुपया नहीं मिलने वाला है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को तकलीफ़ ना हो उस चीज़ के। तो आप प्लीज़ ये ध्यान करिए। एक मुझे जो ये मिले थे सन फार्मा वाले हैं, उनकी हेल्पलाइन है, वो गूगल पे चेक कर लेना, मुझे पता नहीं है उसकी डिटेल्स। दूसरा और भी गूगल्स पे बहुत हेल्पलाइंस है। आप प्लीज़ सुसाइड मत करना। एक तो ये एक्सरसाइज कर लेना, सांस जो है ज़ोरों से लेके छोड़ना। ये हमारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज तो हिंदुस्तान की देन है, योगा हिंदुस्तान की देन है। तो हम इन चीज़ों को जुड़ेंगे तो ये शक्तियाँ प्रदान करती हैं। ये करके आप इमीडिएटली ना उस पर हेल्पलाइंस में कॉल करो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप चले जाओगे ना, पीछे से ना आपके पेरेंट्स हैं, हो सकता है आपकी फैमिली है, उसको बहुत तकलीफ़ होगी। तो वो नहीं करें। चैलेंजेस तो रहेंगे, तकलीफ़ होगी। प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं ना, थोड़ी तकलीफ़ सहन कर लो ना यार। वही मैंने भी किया और कर भी रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे रास्ते खुलते हैं, होती हैं अच्छी चीज़ें। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बोल रहा हूँ। इधर कोई सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रहा हूँ आपको। तो आप लोगों को ये 2 हाथ जोड़ के बेनती है सबको, आप हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन हो, चाहे बाहर हो, इधर हो, वर्ल्ड में किसी भी कंट्री से हो, अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बात, तो आप प्लीज़ ये कुछ चीज़ें कर लो ताकि आपकी ज़िंदगी बच जाए। क्योंकि आप देखेंगे आगे चल के धीरे धीरे चीज़ें बेटर होंगी और आप देखेंगे कि ये जो हुआ ना अच्छे के लिए हुआ, कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल ये आपको पता चलेगा। कितनी ही वर्स्ट चीज़ हो जाए, प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं, कहते हैं आज से बदलाव लाओ। तो आज से वो बदलाव मेरी ज़िंदगी में एक वक्त से आया और मैंने उसमें अभी बहुत चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ और रब जी से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू। आपको अब रिग्रेट होता है कि आपने उस वक्त क्यों ऐसे थॉट आपके दिमाग में लाए, और अगर आपने वैसा स्टेप उठा लिया होता तो वो कितनी बड़ी गलती होती है आपकी लाइफ की? पर मैंने सोचा कभी सोचा नहीं मतलब सर, जिस तरह से आप चले गए थे घर वर मतलब छोड़कर, आप जो मतलब कहते हैं ना भगवान से जुड़ने के लिए आप एकदम रास्ता ही बदल लिया था आपने। थॉट तो आपके कभी नहीं आई, ये तो मुझे भी पता है, बट हाँ आपने आपका रास्ता ज़रूर बदल लिया था सब कुछ छोड़ छाड़ के। मैं 2 बातें इसमें बोलूँगा। रिग्रेट मुझे इस बात का होता है कि मुझे पता नहीं था कि पीछे से बहुत लोगों को तकलीफ़ होगी। ये मुझे सच में पता नहीं था। उस बात का ज़रूर रिग्रेट होता है, पर मैं जो गया था उसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैं साफ से बोलता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें बहुत कुछ ज़िंदगी के बारे में पता चला। वो मेरा एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। मैंने आपको बताया मैं कैसी कैसी जगह गया था, मैं कैसी जगह पे सोया था। तो ऐसा अगर मेरी लाइफ में होता ही नहीं तो शायद बदलाव ही नहीं आता। मैंने लाइफ को देखा, मैंने लाइफ को सीखा। रिग्रेट उस बात का है कि मेरे पीछे काफ़ी लोगों को तकलीफ़ हुई, तो वो तो रिग्रेट है। लेकिन मुझे जो सीखने को मिला उसका मैं कैसे रिग्रेट कर सकूँ? वो भगवान ज़िंदगी आपको सिखाती है, तो वो मेरा सीखने का ढंग था। या मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। पीछे आपने सुना होगा कि किसी फादर साहब ने अपने बच्चे को आई थिंक BMW गिफ्ट की थी और 2-3 महीने बाद ही वो बच्चा बोलता मुझे तो जैगुआर चाहिए, और पापा ने मना कर दिया तो उसने वो नदी में डुबो दी गाड़ी, है ना। और एक और मैंने सुना है कि सूरत के कोई डायमंड के बहुत बड़े लोग हैं, वो अपने बच्चों को अपने उधर बिज़नेस में आने से पहले ना उसके जेब में 3,000 वगैरह कुछ देते हैं और अपने ड्राइवर जैसे लोगों के साथ वो साउथ इंडिया जैसी जगह पे भेजते हैं कि 1 महीना इनके साथ रहो, ताकि उनको ज़िंदगी का पता चले। तो मैंने कहा कितना अच्छा है इनका। देखो, एक वो है इतनी महंगी गाड़ी वो फेंक दी, एक ये हैं जो सिखाने के लिए कि ज़िंदगी क्या है, आप कदर करें हर चीज़ की। तो वो पहले ही सीख गया ना, वो गलती नहीं करेगा ना। तो मुझे भी ज़िंदगी ने सिखाना था, उसका एक ढंग था, उसने मुझे सिखाया। तो उस बात का मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने बहुत कुछ सीखा है, मेरे अंदर बहुत बदलाव आए हैं, बहुत सी चीज़ें बेटर हो गई हैं, बहुत अच्छी हो गई हैं। और बहुत लोग बहुत कुछ जो भी हैं सोचे, मुझे उसका नहीं है। मुझे ये पता है रब जी का बहुत 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 थैंक यू है, इनफाइनाइट थैंक यू है।